चलो ये क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि लेट ए एंड बी द इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर्ड. एक वर्ड इन्होंने यूज किया है कि ए और बी क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इसकी इंटरसेक्शंस की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया इसका वैल्यू. यानी कि आप कह सकते हो कि 0.3 इंटू 0.4 तो 4 तिया 12 हुआ तो 0.12 हुआ. अब अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना हो दूसरा पार्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4. तो 4 और 3 7 हो जाएगा 0.7. अब माइनस ए इंटरसेक्शन बी आया है 0.12. तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 0.70 में से 0.12 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8. ये हो गया तुम्हारा 6 में से 1 गया 5. सही है ना. अब आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड. तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया हुआ है, तो 0.12 और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दिया हुआ है 0.4. तो इसको हम क्या कर सकते हैं 4 0 कर सकते हैं. तो ये 12/40 हो जाएगा. 4 से कट जाएगा 4 तिया 12 और 4 दहा में 40 यानी कि 0.3 आ जाएगा. आ जाएगा ना. अब ये तो बात पहले से क्लियर था कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो क्या बी पे डिपेंड करता, इसीलिए तो आंसर 0.3 आया हुआ है. मतलब इसको यही ना पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड. तो बी के होने से ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो. इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.3 ही आया है. समझ में आया बात. अब चौथा पार्ट अगर पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर, तो क्या उसका आंसर 0.4 ही होगा. आप करके निकाल के भी देख लो, ठीक है, वही आंसर आएगा क्योंकि बी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ए से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स पहले ही कह के दिया है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 1/4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमको दिया हुआ है 1/8. तो यहाँ से देखने से क्या लग रहा है, ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है. है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाता है तो ए और बी इंडिपेंडेंट है. तो इसका वैल्यू 1/8 दिया है, इसका वैल्यू 1/4 दिया है और इसका वैल्यू 1/2 दिया है. तो कैलकुलेशन तो 1/8 आ ही रहा है और कैलकुलेशन अगर आ गया तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगा. अब हमको ये पता चल गया कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो ये भी हमको पता है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो नॉट ए एंड नॉट बी दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट ही होते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को लिखते हैं ए बार, इंटरसेक्शन नॉट बी को क्या लिखेंगे बी बार. अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होते हैं.
तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हम ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन है और ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगे, तो डायरेक्ट हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए नॉट, ए की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है तो ए नॉट की 1 - 1/4 होगा। बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो बी बार की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2 होगा। तो यहाँ से 4 में से गया कितना आएगा 3/4 और यहाँ से 1/2 यानी कि 3/8। यही तुम्हारा आंसर हो गया। इसका आंसर मिला लो। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इवेंट्स ए एंड बी सच दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1/2 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 7/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4 और दिया है, मतलब यूनियन 1/4 दिया है। तो बोल रहा है कि स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो अगर हमको ए और बी की इंडिपेंडेंसी चेक करना होगा तो हमको तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चेक करना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ रहा है कि नहीं, जबकि हमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, हमको ए और बी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और का मतलब यूनियन और नॉट बी ये 1/4 दिया हुआ है। अब इसकी हेल्प से हमको किसी न किसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को निकालना पड़ेगा और इसको निकालने के बाद चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ये हो रहा है। तो इसी समय हमको ज़रूरत पड़ता है वेन डायग्राम का, है ना। वेन डायग्राम अगर आपको आता है तो प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस ईजी हो जाते हैं। वेन डायग्राम में क्या होगा कि मान लो ये ए इवेंट है, ये बी इवेंट है। मान लो रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, ये रीजन नंबर 3 और ये रीजन नंबर 4। 1 का मतलब केवल बाहर का, ए और बी से कोई मतलब नहीं है। 2 का मतलब केवल ए का मतलब बी भी नहीं होना चाहिए। 3 का मतलब ए और बी दोनों इंटरसेक्शन की बात हुई। 4 का मतलब केवल बी वाला पार्ट, 3 को भी नहीं लेंगे। और 1 का मतलब बाहर वाला। तो अब यहाँ पे अगर तुमसे हम बोलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट का मतलब क्या हुआ, पहले ही बताओ किस किस रीजन की बात हो रही है। ए नॉट यूनियन बी नॉट, तो पहले तो ए नॉट को कंफर्म करो कि ए नॉट कौन है। तो ए नॉट का मतलब ए को छोड़ के मतलब ए वाला जो बाउंड्री है उसको छोड़ो। तो ए वाला बाउंड्री छोड़ोगे तो कौन कौन आएगा, तो 1 + 4 आएगा। फिर बी नॉट की बात करें तो बी को छोड़ के, तो बी वाली बाउंड्री को छोड़ो। तो बी वाली बाउंड्री ये है, इसको छोड़ना है, तो यानी 1 और 2। अब अगर यूनियन लेना है दोनों का, तो यूनियन का मतलब क्या, सारा ले लेना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। ए और बी नॉट के, ए नॉट और बी नॉट के अंदर जो जो आ रहा है, तो 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे और 4 भी लेंगे। इसका मतलब इसकी बात हुई, तो 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे और 4 भी लेंगे। अब फिगर में जाके देखो कि 1 2 4 का मतलब क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, केवल 3 ही ना छूटा है। तो जरा सोचो, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है। अगर सारे इवेंट्स 1 हो जाए, 1 के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस 4 के होने की प्रोबेबिलिटी, सारा इंटायर इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी का अगर जोड़ दें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो अगर हमको 1 की प्रोबेबिलिटी, 2 की प्रोबेबिलिटी और 4 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और वेन डायग्राम से हम देख रहे हैं कि 3 की प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की है ना। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख सकते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन नॉट बी लिख सकते हैं। तो वेन डायग्राम से हमें यही फायदा हो जाता है, चीज़ें चमक जाती है, और यही हमको निकालना था।
तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। अब अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई तो अब हम चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से 3/4 आएगा क्योंकि ये आ चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है तुम्हारा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 7/12। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये बराबर आएगा? इसका मतलब ये बराबर नहीं आया। नहीं आया मतलब कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे इम्प्लाई करके लिख देंगे दिस इम्प्लाई ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आंसर देख लो, समझ में आया? प्रिंट कर लो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। कह रहा है कि गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मतलब पहले ही हमको कंफर्म कर दिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए एंड बी, सच दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.